भारत के इतिहास में कम ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहां पे मुख्यमंत्री को जाकर स्ट्रांग रूम में जो मतपेटिका है या ईवीएम मशीन है उसकी हिफाजत करनी पड़े, उसकी इंक्वायरी करनी पड़े, उसकी सुरक्षा की जांच करनी पड़े। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बाद भी एक तरह की वहां पर जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस ट्रस्ट का अभाव है। खुद ममता बनर्जी को 4 घंटे जाकर एक सेंटर में जो कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी और बाकी जो इलाके हैं कलकत्ता के जहाँ पे ईवीएम मशीन रखे हुए हैं, वहाँ पर जाकर धरना देना पड़ा 4 घंटे उसकी सुरक्षा की जाँच करनी पड़ेगी क्योंकि कई तरह इस तरह की खबरें आई थी कि कहीं न कहीं जो जिसको कहते हैं पोस्टल बैलेट उसमें हेर-फेर की कोशिश चल रही है, उस तरह के कुछ वीडियो सरफेस हुए थे। हालाँकि बाद में चुनाव आयोग ने उस पे अपनी सफाई दी कि एक तरह से कैंडिडेट को पहले इन्फॉर्म किया गया था कि पोस्टल बैलेट एक तरह से छांटे जाएँगे और उस प्रक्रिया के तहत ही ये सब कार्रवाई चल रही थी। लेकिन सवाल है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जो इलेक्शन हुआ और उसके बाद अब जो सारी जो पॉलिटिकल पार्टी है खास करके टीएमसी उसको ये डर सता रहा है कि कहीं ईवीएम मशीन और जो स्ट्रांग रूम है उसमें कहीं ना कहीं हेर-फेर ना हो जाए। और इस तरह की आशंका पहले भी चुनाव में लगती रही है, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में स्टेक ज्यादा है और शायद इसलिए एक तरह से ममता बनर्जी की इनसिक्योरिटी भी है। सवाल ये है कि असुरक्षा है ममता बनर्जी की या फिर ममता बनर्जी को लगता है कि इस तरह का पैटर्न अलग-अलग राज्यों में दिखा है और लास्ट मोमेंट में भी हेर-फेर होता है, इसलिए ममता बनर्जी और टीएमसी ज़्यादा इसको लेकर सतर्क है। तो क्या है असली मुद्दा, असली समस्या और इलेक्शन कमीशन का ट्रस्ट डेफिसिट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही सुनील शुक्ला साहब जुड़ रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय आपसे। आपको क्या लगता है कि क्या ममता बनर्जी की ये इनसिक्योरिटी है या फिर आपको लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है? जिस तरह से हाल के दिनों में चुनाव हुए हैं और इस तरह की लगातार शिकायतें जिसको कहते हैं आशंकाएँ होती रहती है कि पोस्टल बैलेट में हेर-फेर कर दिए जाते हैं। बिहार में तो पिछले चुनाव में हम लोगों ने उस तरह की शिकायतें भी देखी कि किस तरह से कैंडिडेट को विनर अनाउंस कर दिया गया और उसके बाद फिर 6 से 9, 10, 11 सीटों पर उस नतीजे को तब्दील किया गया। तो क्या ये इनसिक्योरिटी ही ममता बनर्जी को चाक-चौबंद कर रही है कि जब तक काउंटिंग ना शुरू हो तब तक उसकी हिफाजत की जाए? देखिए, इलेक्शन कमीशन के जो व्यवहार है और इलेक्शन कमीशन पर से उस पे तो ट्रस्ट अपोजिशन का एक पैसा नहीं है। जो जो व्यवहार इलेक्शन कमीशन करते आ रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद से, उसमें वो लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज का वो विश्वास खो चुका है। इस पूरे इलेक्शन में, अब बंगाल के इलेक्शन में जिस प्रकार से उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, जस्ट एक कुछ महीना पहले ही इलेक्शन शुरू होने से, और उसके बाद जो एसआईआर में 90 लाख लोगों को हटा दिया, फिर 27 लाख लोग बच गए जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के कारण उनको ऐड नहीं किया जा सका। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने करीब करीब 27 लाख नए वोटर्स जोड़े जस्ट बिफोर द इलेक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन वो सारे काम कर रहा है जिससे ये लगे कि वो विपक्ष का ट्रस्ट उसको विपक्ष का ट्रस्ट नहीं है उस पर। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने वो सारे कुकर्म किए, वो सारी हरकतें की जो एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन कमीशन को जिस ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए उस ढंग से व्यवहार कर रही है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं है और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसमें ये मैंडेट नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा वोटर्स, न्यू वोटर्स, नॉट सिटीजनशिप। आप ये बर्डन ऑफ प्रूफ पीपुल पे नहीं डाल सकते कि जो आपको प्रूव करना है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं तब जाकर आपको नाम डाला जाएगा। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो नाम ऐड करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो सारे
जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको दरकिनार रखकर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। पिछले कुछ इलेक्शंस में, चाहे हरियाणा इलेक्शंस हो, महाराष्ट्र इलेक्शंस हो, और भी एक आध दो बिहार इलेक्शंस हो, ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन नो जो 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 वो जो जिस दिन पोलिंग डे खत्म होने के दिन जितना वोटिंग परसेंटेज अनाउंस करते हैं, 2-3 दिन के बाद उस वोटिंग परसेंटेज में 4-5% का इजाफा हो जाता है। और ये प्रूवन है, ये हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन वो हर एक चीज, हर एक तरफ से इलेक्शन कमीशन विपक्ष का ट्रस्ट जीतने में नाकामयाब रहा, विपक्ष का ट्रस्ट खोते ही रहा है। तो अगर ममता बनर्जी को ये लगा, थोड़ा सा भी शक हो, मान लिया गलतियां नहीं भी हो रही हो, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं भी गड़बड़ी कर रहा हो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी शक है तो वो तो आप कान तो खड़े हो जाएंगे आपके, यू विल बी अलार्म्ड। तो ये तो स्वाभाविक है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो आप अलर्ट रहते हो कि जो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। और फिर इनका एक एक पैटर्न है। आप देखिए इलेक्शन अब कल खत्म हो गए, परसों खत्म हो गए बंगाल में 29 को। क्या क्या लॉजिकल रीजन है कि 4 तारीख को काउंटिंग हो? आप केरला में इलेक्शंस 15 दिन पहले खत्म कर दिया, असम में इलेक्शंस पहले खत्म हो गए, एक सप्ताह पहले तमिलनाडु में खत्म हो गए। क्या वजह है कि आप काउंटिंग नहीं कर रहे? या तो जब आपको पता है कि 4-5 स्टेट्स में एक ही साथ इलेक्शंस होने हैं तो एक ही डेट में कराकर आप एक दिन के अंदर काउंटिंग करें। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप इलेक्शंस, जिस दिन इलेक्शंस हो रहा है उसके शाम से काउंटिंग शुरू नहीं होता। शाम से काउंटिंग शुरू हो जाता है, इमीडिएटली काउंटिंग शुरू हो जाता है जब एक बार वोटिंग खत्म हो जाता है। अगर आपको कहीं गड़बड़ी की आशंका हो तो वो कुछ ही जगह होता है जो आप नेक्स्ट डे करा सकते हैं, काउंटिंग चल सकता है साइमल्टेनियसली। क्या वजह है कि आप 4 दिन, 4-4 दिन, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन जी दे दे कि जो अगर 29 तारीख को इलेक्शंस खत्म हुए तो 4 मई को क्यों काउंटिंग होने चाहिए? आप ये क्यों क्यों ये विंडो, क्यों इतना बड़ा विंडो क्यों दिया जाना चाहिए? किस वजह से दिया जाना चाहिए? तो ये सवाल, मेजर सवाल है जो कहीं से भी इलेक्शन कमीशन के प्रति ट्रस्ट नहीं पैदा करता। आज आज इलेक्शन कमीशन वो सारी हरकतें कर रहा है बेईमानी वाला, जिससे वो डेमोक्रेसी को हानि पहुंचाने वाला काम कर रहा है। तो ये तो बेसिक था। तुम अगर ममता बनर्जी अलर्ट रह रही हैं तो वो स्वाभाविक है। ममता बनर्जी, ये नॉर्म उनको पता है, ममता बनर्जी को और पूरे देश को पता है कि जो बंगाल में इस बार जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो इलेक्शंस अनप्रेसिडेंटेड है। ये ऐसा इलेक्शन है जहां पे बीजेपी ही नहीं लड़ रही है। बीजेपी एज ए पार्टी इज नॉट एन ओपोनेंट। आपका ओपोनेंट, आपका राइवल इलेक्शन कमीशन है, आपका राइवल वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपका ईडी है, सीबीआई है, अदर संस्थानें हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी जो तटस्थ होना चाहिए था और तटस्थ होते हुए दिखना चाहिए था, आज जुडिशरी उस परसेप्शन वॉर में समझिए कि हारता हुआ दिख रहा है। जुडिशरी की ये जिम्मेवारी थी कि जो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है नए वोटर्स ऐड करना, सिटीजनशिप नहीं डिसाइड करना, तो आप क्या कानून, किस कानून के अंतर्गत एसआईआर हो रहा है? जुडिशरी ये जो बेसिक क्वेश्चन है इस चीज को डिसाइड करने में फेल हो गई। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो समझिए कि ऐसा लग रहा है कि जो एक बड़े प्लानिंग के साथ हो रहा है। और ये इलेक्शंस को केवल ये इलेक्शंस कंडक्ट करना एक फसाड है, जो ये एक समझिए कि एक मुखौटा है जो ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बंगाल को हम कैप्चर करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस हिसाब से एजेंसीज बिहेव कर रही है, जिस हिसाब से बीजेपी जैसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 27 लाख लोग चले गए, नहीं जुड़े, जो उठाना चाहिए एज ए पार्टी बीजेपी को भी लोगों के बारे में वो सवाल उठाना चाहिए कि क्यों इलेक्शन कमीशन तुमने 27 लाख लोगों को क्यों पीछे छोड़ दिया। मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है कि सुप्रीम कोर्ट के को इलेक्शन नहीं होने देना चाहिए था
जब तक ये 27 लाख लोगों का फेट डिसाइड नहीं हो जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप सही में ये सारे लोग मिलकर इंडिया में डेमोक्रेसी की हत्या करने का सोच रहे हैं या बिल्कुल। डेमोक्रेसी की गला घोटने को सोच रहे हैं। सुनील जी, जी। ऐसे इलेक्शंस का क्या फायदा? सुनील जी, आपको लगता है कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग-अलग समय में चुनाव के दौरान ये आशंका जताई कि पोस्टल बैलेट में खेल होता है। तो आपको लगता है कि क्या इस तरह की आशंका एक तरह से चुनाव आयोग के जिसको कहते हैं नतीजों से पहले, काउंटिंग से पहले क्या इस बात की शंका होती है, हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से कि पोस्टल बैलेट में खेल हो सकता है, अधिकारी वहाँ पे कुछ खेल कर सकते हैं? धन्यवाद नीरज जी। केवल पोस्टल बैलेट तक के मामला नहीं है, पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के संदेह है। सवाल इस बात का है कि अगर 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। जितने बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, क्या लोगों को संदेह नहीं पैदा होगा? और आप याद कीजिए, अब एक नमूना देख लीजिए कि 27 लाख लोगों में से 1684 या 85 लोगों के जो अपील है उस पर सुनवाई हुई। उसमें 90% लोगों को ट्रिब्यूनल ने मान लिया कि नहीं, आप मतदाता सूची में शामिल होने लायक है। मैंने 27 लाख लोगों में से 1500 से के आसपास लोगों की आपने सुनवाई की, उसमें 90% लोगों को ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, इनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। कितने लोगों को आपने मताधिकार से वंचित कर दिया? यह जो ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हिंसा रहित चुनाव हुआ, हिंसा रहित चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा कब हुई है? पंचायत चुनाव में, जिसको हिंसा के रूप में किया जा रहा है। यही तो स्थिति रही। तो सवाल इस बात का है कि हिंसा के नाम पर, हिंसा रोकने के नाम पर, चुनाव पारदर्शी तरीके कराने के नाम पर आपने 2.5 लाख केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया और 27 लाख से ज्यादा लोगों को आपने, जो बाकायदे जीवित है, सबके सामने हैं, अपने अभिलेख के लेके घूम रहे हैं, उनको आपने मताधिकार से वंचित कर लिया। 90 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची से आपने बाहर कर दिया। तो पूरी प्रक्रिया को लोगों को लेकर के लोगों के मन में संदेह है। मतदाता सूची से नाम न होने का मतलब केवल मतदान से वंचित होना नहीं है, चुनाव लड़ने के अधिकार से ही वंचित होना है। क्या चुनाव को लेकर के आपके मन में संदेह नहीं होगा? जो जिस तरीके से ट्रिब्यूनल की कार्रवाई की गई, 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर लोगों को जाकर के अपने मतदान कर्मियों से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्या लोगों के मन में संदेह नहीं होगा? पीढ़ियों से जो लोग विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं वो मतदान से वंचित हो गए, लोगों को चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के संदेह नहीं पैदा होगा? अब आप आइए, मतदान, जो आप मतगणना की बात कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, मतदान खत्म होने के एक दिन गैप दे करके बाकायदे नेक्स्ट डे मतगणना शुरू हो जाती है। एक दिन का गैप क्यों रखा जाता है? कि आप विचार कर लीजिए कि कहीं पुनर्मतदान तो नहीं होना है। हाल के वर्षों में पुनर्मतदान की स्थिति शून्य है किसी भी राज्य में। तो आप क्यों 29 तारीख के मतदान के बाद 4 तारीख को मतगणना करा रहे हैं? किस वजह से? इसका मतलब कि कोई, मान लीजिए टीएमसी एक बड़ी पार्टी है, 3 बार से सत्ता में है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पास कार्यकर्ता हैं जो मतदान केंद्रों के सामने बैठे हुए हैं। आप उन राज्यों की बात कर लीजिए जहां पार्टियां बहुत छोटी छोटी और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्या कर लेंगे वो? कितना अपना इस खर्चे को और कितने कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त कर लेंगे? क्यों वादा किया जा रहा है? सवाल इस बात का है। आप सोचिए कि आपके पड़ोस के कई देश ऐसे हैं जहां मतदान के दिन ही वहां से मतदान कर्मी वोटों की गिनती करने के बाद वापस जाते हैं, वही पोलिंग बूथ पे मतगणना हो जाती है। एक ये दौर स्थिति आ गई है और आप कह रहे हैं कि 4 दिन तक, 5 दिन तक आप काउंटिंग सेंटर में बैठ करके आप ईवीएम की रक्षा कीजिए। क्यों कीजिए? ममता बनर्जी ने जो कहा, ममता बनर्जी का जो वक्तव्य है या उनका मतगणना केंद्रों पर जाना, वह किसी मैंने अविश्वास का द्योतक मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वह अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना चाहती है। वह चाहती है कि पूरी तरह से जो जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बरकरार रहे, जो चुनाव में भी दिखाई पड़ा। जो बात कही जा रही, अब आप ये सोचिए, बड़ा इलेक्शन कमीशन ने ढिढोरा पीटा, 92% मतदान, 92% मतदान, बहुत ठीक है, लेकिन 92% कितने का?
7,34,हजार मतदाता थे 2021 विधानसभा चुनाव में। आज कितने मतदाता हैं? 7,34,00,000 विधानसभा के चुनाव में। मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, 2021 के लोग विधानसभा के चुनाव में। और 2026 पर जो भी जिस चुनाव की हम और आप बात कर रहे हैं उसमें मतदाताओं की संख्या कितना है? 6,82,00,000। तो 6,82,00,000 का 90%, 92%, और 7,34,00,000 का 82%। क्या अंतर हो जाएगा? और कहां 82% मतदान हुआ था 2021 के चुनाव में, और आप इस बार कर रहे हैं 92%। 10% अगर मतदाताओं की वृद्धि हुई तो मात्र 20 लाख और 23 लाख मतदाता बढ़ेंगे। सवाल इस बात का, मतदाताओं की संख्या भी उसी कदर दिखाई पड़नी चाहिए थी। और यह भी ध्यान रखिए कि जब जब SIR के मैंने इलेक्टोरल रिवीजन के बाद मतदाताओं की संख्या में कमी आई है, उसके बाद होने वाले जो चुनावों में, उस मतदाता सूची के बाद होने वाले चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2006 का चुनाव। 2021 में जब ये 2001 में जब रिवीजन के कारण से लगभग 1% मतदाताओं की कमी आई थी, जब मतदान हुआ तो उसमें करीबन 7% की वृद्धि हो गई, लगभग 8% की वृद्धि। तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल में जो स्थिति बनी, लोगों के मन में संदेह, आम व्यक्तियों के मन में संदेह है। राजनीतिक दलों की बात तो छोड़ दी, तो सत्ता के दावेदार है, लोगों के मन में संदेह है। अगर आप हमारे पड़ोस के व्यक्ति का मताधिकार छीन लेंगे तो लोगों के मन में विश्वास होगा कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव करा रहे हैं। आप मतगणना के दिन और मतदान खत्म होने के दिन के बीच में इतना लंबा गैप रखेंगे तो लोगों के मन में विश्वास बढ़ेगा। आपने जो हिंसा ग्रस्त क्षेत्र है, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल से मणिपुर की दूरी कोई अंटार्कटिका की दूरी नहीं है ना। लोग जानते हैं ना कि मणिपुर में क्या हो रहा है। एक हिंसाग्रस्त राज्य में की तुलना में एक ऐसे राज्य में जहां पे आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं, माने कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रहे हैं, उनकी तुलना में आप कई गुना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ। केंद्रीय अर्धसैनिक बल का व्यक्ति अगर कहेगा कि नहीं, लुंगी पहन करके तुम मतदान केंद्र के भीतर नहीं जा सकते हो, तो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के लोगों के मन में बहुत विश्वास जगेगा। संजय, इस सवाल को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कहा था कि अगर चुनाव के बाद जितने लोग रोल से बाहर हुए हैं या जो अभी भी एक प्रोसेस में है कि उनके भाग्य का फैसला होना है, और उससे जो वोटर जीत और हार का जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं उससे कम रहता है, तो वैसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उन नतीजों को फिर से काउंटिंग होगी, फिर से चुनाव होंगे, या उसको जीत हार का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो एज ए कॉमन मैन मुझे अब कुछ भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ करेगी। उनके पास वक्त था, उनके पास वो था, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी था कि कोर्स करेक्शन कर दे, ये पूरी जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर करके यहाँ पे चीज़ों को सुधार ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल मतलब कि समझिए कि जो अपनी साख, अब अगर कॉमन मैन के भाषा में बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस SIR के सुनवाई के दरमियान ये जो बंगाल के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने साख को दांव पे लगा दिया है। उसकी साख आम लोगों की नज़र में वो नहीं रही। देखिए, एक जुडिशरी वगैरह एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्याय देने वाले हैं। लॉ ब्लाइंड है, जजेस आर नॉट, जज ब्लाइंड नहीं होते, ये माना जाता है। लेकिन आप देखिए कि जब जजेस खुद ही ब्लाइंड होना चाह ले तो फिर सफ़र क्या करता है? सफ़र करता है जस्टिस। इस पूरे आप किसी भी पूछ ले, किसी भी जो तटस्थ इंसान है, आज पार्टी प्रवक्ता नहीं हो, पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, तो ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वो देयर वाज समथिंग मिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जो इस पूरे प्रकरण में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को लेते हुए दिखना चाहिए था। और एक तटस्थता,
वो ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखकर बंदूक चला रही है। ये मैसेज जा रहा है ग्राउंड पे। ये हम आप जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिस हिसाब से जजेस को सुन रहे हैं, अगर ये जजेस बोल दे, एक जस्टिस, वन ऑफ द बेंच मेंबर्स, एक जस्टिस बोलते हैं कि अगर इस इलेक्शन में वोट नहीं दिया तो अगले इलेक्शन में दे दें, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की ये भाषा, ये सोच है, तो समझिए कि डेमोक्रेसी के लिए खतरे की निशानी है। और पहले भी हमने देखा है महाराष्ट्र में जिस ढंग से शिवसेना को तोड़ा गया, उसकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार को जिस हिसाब से तोड़ा गया, अभी गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट टाइमली इंटरवेंशन नहीं कर पाई जब उसके पास सब चीज था। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर से लोगों का विश्वास अपनी ही हरकतों की वजह से खोता जा रहा है, जो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है। एक सिनिसिज्म पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं यार अब न्याय मिलेगा ही नहीं तो क्या फायदा न्याय में जाने के लिए, खुद ही लाठी उठा लेते। तो ये गलत मैसेजिंग है। आप सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगना चाहिए था, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट की हरकत रही उससे कहीं से ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि एक पार्टी को वो फेवर करते हुए दिख रहे हैं, जो इस बार लगा। आपने जो कोर इशू था, जो कोर क्वेश्चन था एसआईआर के, कि क्या ये लीगल है, एसआईआर कर सकती है ये इलेक्शन कमीशन, आपने उसको एड्रेस नहीं किया, बेसिक क्वेश्चन का एड्रेस नहीं किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट से क्या इलेक्शन के बाद न्याय करेंगे? हम तो इसमें इस पूरे प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की समझिए कि जो वो भी टेस्ट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी हार और जीत के जैसा टेस्ट हो रहा है कि जो आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का। ये समझिए ये इलेक्शन डेमोक्रेसी को खत्म करने का, डेमोक्रेसी में विश्वास जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होने का एक प्रक्रिया है। भारत की डेमोक्रेसी अभी हाशिए पे आती हुई दिख रही है। अगर इतनी इस हिसाब से अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो बीजेपी तो जरूर जीत गई, लेकिन डेमोक्रेसी हार जाती है, लोग हार जाते हैं। एक जो लोकतांत्रिक परंपरा इस देश में एस्टैब्लिश हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो परंपरा हार जाता है। हमारी जो एक डेमोक्रेटिक साख खत्म हो जाती है। इलेक्शन में फिर अपोजिशन का पार्टिसिपेशन का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप इलेक्शन को ऐसे करके कंडक्ट करा रहे हैं। तो अपोजिशन लोग भी सोचेंगे इन फ्यूचर कि क्या ये जायज है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। जब एक तरफा ही इलेक्शन होना है, जब इलेक्शन कमीशन बेईमानी ही करना है, जब हमारी बात को सुनना ही नहीं है, जब अपने ही सरकार को ही फेवर करना है, तो बेटर तुम खुद ही लड़के जीत लो, हम क्यों खड़े हो। अब ये वाले दिन आ रहे हैं बांग्लादेश में, जिस हिसाब से इलेक्शंस हुआ करते थे, जैसे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज, तो बड़ी चिंता की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह को सोचना चाहिए था, देश के भविष्य को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो जजेस ने हमें डिसअपॉइंट किया। जो कॉन्शियस कीपर्स होते थे, जो इस देश के विवेक और आत्मा को जिंदा रखने वाले लोग हैं, अगर वो अपने इस बड़े से ओहदे पे होते हुए अगर इतनी सोच नहीं रखते कि देश को बचाना है, देश इज इम्पोर्टेंट देन द पार्टी, तो फिर मुश्किल है। अगर वही नहीं सोच रहे हैं, वही नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये एक डेंजरस जोन में हम लोग जा रहे हैं। और एक समझिए कि जो एक डेमोक्रेसी और ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और आगे कैसे होगा, आगे इलेक्शंस पे भी अब ये क्वेश्चंस मार्क रह जाएंगे कि क्या पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अब लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा इलेक्शन से, तो लोगों ने अब जीतना है, ये बीजेपी को ही जीतना है, तो क्यों पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में, छोड़ो। बिल्कुल। सुनील जी, आपको बिल्कुल सुनील जी, आपको लगता है कि इस इलेक्शन में और भी कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं? वैसे तो एग्जिट पोल और पोस्टर एंटरटेनमेंट का ही जरिया थे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर एक्सिस माई इंडिया, जिसकी की थोड़ी बहुत इलेक्शन प्रेडिक्शन की क्रेडिबिलिटी थी, जिस तरह से उसने नतीजे ही नहीं दिए, और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो चूंकि एक्सिस माई इंडिया बीजेपी के लिए भी पोल करती है और उस पोल में हो सकता है कि बीजेपी नहीं जीत रही हो, तो इसलिए उन्होंने नतीजे नहीं दिए।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और सरकार ने उनके लोगों को एक तरह से अरेस्ट कर लिया था, जिसकी वजह से आंकड़े नहीं आ पाए। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जो बड़े पोलस्टर माने जाते थे, सी वोटर ने पोल नहीं किया, एक्सिस माई इंडिया ने अपने नतीजे नहीं दिए, और बाकी जो छुटभइये पोलस्टर है जिनके आंकड़ों का और उनकी क्रेडिबिलिटी और सैंपल साइज का आज तक किसी को नहीं पता चला, तो आपको लगता है कि कुछ कई तरह की विचित्र चीजें हो रही है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी केवल एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव बनाने की का प्रयास कर रही है। क्या वह भारतीय जनता पार्टी के लोग टीएमसी सरकार के खिलाफ कोई पॉलिटिकल डायरेक्टिव बना पाए? क्या कोई कुछ नहीं बना पाए। वो केवल और केवल एक माहौल बना करके चुनाव जीतने की कोशिश। ढेर सारी चीजें अनप्रेसिडेंटेड हुई है। ये आप जो एग्जिट पोल है, ये तो केवल मनोरंजन की चीज है। केवल पढ़िए, हंसिए, कुछ देर तक हंस भी लीजिए। अदरवाइज अगर आप ये नहीं बताते हैं कि आपका सैंपल साइज क्या है और क्या किसी असेंबली क्षेत्र में न्यूनतम 1000 लोगों से कम लोगों से बात करके आप कुछ लोगों का के बारे में आपकी जानकारी कुछ हो सकती है? न्यूनतम 1000, 2-4 लोगों की जानकारी से तो आप नहीं कुछ भी बना सकते। और वो क्या किसी के जितने लोगों के एग्जिट पोल आए, किसी ने संख्या रखी? और 294 में अगर क्षेत्रों में अगर आपको जाना है और 1000 लोगों से आपको बात करनी है, तो लगभग 3 लाख लोगों से आपको बात करनी है। कौन कर लेगा जितने लोग यहाँ घूम रहे हैं? तो ये तो केवल ऐसे और एग्जिट पोल कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो केवल कानाफूसी पे चलती हुई, एक वैज्ञानिक तरीका है वो। और इस तरीके पर भी आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं। वो तो वही है जो कि अमित शाह जी ने कहा था कि हम 160 सीटें जीतेंगे, और 160 सीटें के आसपास सब बता रहे हैं कि नहीं बीजेपी की उतनी सीटें आ रही हैं। कहां से आ रही हैं, कौन दे रहा है, वोट किस आधार पर बीजेपी को मिलेगा, कोई कारण बता रहा है क्या? किस आय वर्ग के लोग हैं, किस आय वर्ग के लोग हैं, किन इलाकों के लोग हैं, किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, कुछ भी आप बता रहे हैं? सैंपल साइज के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि जिस पश्चिम बंगाल में 92% मतदान की बात की जा रही है, वहां 52 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार की तुलना में कम मतदान हुआ है। ये कौन लोग हैं जो मतदान के प्रति जिनकी रुचि नहीं दिखाई पड़ी? एक ट्रेंड आप ये देख लीजिए कि जिन इलाकों में सर्वाधिक लोगों के नाम कटे हैं, वहां मतदान का प्रतिशत जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, 15 से लेकर के 33% तक। जहां 40% लोगों को वोट कटे हैं, 38% कटे हैं, 30% कटे हैं, 33% कटे हैं, उन इलाकों में 15% से लेकर के 33% तक, 40% तक लोगों के मतदान में वृद्धि हुई, लोगों ने भागीदारी की है। हालांकि अगर आप 2021 को तुलना में मतदाताओं की संख्या की अगर बात करेंगे तो आप निराश होंगे। इस कदर से मतदाताओं की संख्या वृद्धि नहीं हुई है जो प्रतिशत में दिखाई पड़ती है। जब 40% आप नाम काट देंगे तो 40% कम मतदाता सूची में अगर 96% मतदान हो रहा है तो 2021 की तुलना में लोगों की भागीदारी तो कम हो गई ना, स्वाभाविक सी गणित है। तो ये भी स्थिति है कि जहां मतदाता, और वहीं आप देख लीजिए जहां पे मतदाताओं की संख्या कम माने सबसे कम काटी गई है, माने 1% और 2%, वहां मतदान का प्रतिशत भी बहुत में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। 2%, 3%, 2.5%, 4% ये वृद्धि है। चाहे आप कातुलपुर देख लीजिए, या भगवानपुर, सबांग, पलासपुर, महिषादल, ये तमाम विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2%, 1% मतदाताओं के नाम कटे हैं SIR के दौरान। वहां मतदान के प्रतिशत में भी ऐसी वृद्धि हुई है। तो ढेर सारी ऐसी चीजें हैं इस चुनाव में पश्चिम बंगाल के जो पहली बार हो रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस चुनाव को लेकर के लोगों में तरह तरह के संदेह हैं। जितने बड़े पैमाने पर आपने लोगों के ट्रांसफर की, कर्मचारियों के ट्रांसफर किए, किसी राज्य में इतना नहीं हुआ था। 46% के आसपास कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी बदल दिए गए। चुनाव के दौरान आपने DGP जिसको आपने बनाया था उसको आपने सेवा में विस्तार दे दिया। बड़ी संख्या में लोगों को आपने बाहर से लोग आपने केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए। मतगणना की स्थिति को लेकर के बहस हो रही है कि केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी मतगणना में शामिल होंगे। क्यों भाई? राज्य सरकार के कर्मचारियों के ऊपर आप पूरे कर्मचारियों पर संदेह कैसे कर सकते हैं? क्यों करेंगे? इसमें पूरा का पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया, कोलकाता उच्च न्यायालय में गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अप्रत्याशित हैं और जो नहीं होनी चाहिए थी और जो बंगाल के चुनाव में दिखाई पड़ रही है।
परिणाम तो निश्चित रूप से 4 तारीख को आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है कि टीएमसी सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं तैयार कर पाई। वह इन हथकंडों से चुनावी सफलता हासिल कर लेगी, मुझे इसमें संदेह है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसका मुआयना किया, उसका निरीक्षण किया, वो ममता बनर्जी की कहीं न कहीं एनेक्सिटी यानी कि उनकी चिंता को भी जताता है और शायद जिस तरह के हाल के दिनों में एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है पॉलिटिकल पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच में, उसमें ममता का उन स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा करना, उस पे निगरानी रखना, विज़िल रखना आज की तारीख में लाज़मी है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। संजय, आप जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही सुनील शुक्ला जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.